बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 21 या दूसरे ये पार्शियल फ्रैक्शन सेकेंड ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 8.8 से इसका ताल्लुक़ है। और जितनी भी न्यू बुक्स आ रही हैं मैं इसकी अच्छी खासी इनकी टेक्निक को समझ चुका हूँ। बहुत अच्छी टेक्निक है। इन्होंने इंटर का कुछ सिलेबस कम किया और कुछ थोड़ा सा इजाफा किया, लेकिन 9 और 10 के अंदर कुछ चैप्टरों को शिफ्ट किया। और पार्शियल फ्रैक्शन भी सेकेंड ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। एक बड़े चैप्टर में बड़ा टॉपिक डाला हुआ था जो इन्होंने क्लास 10 में करके बहुत अच्छा किया। लेकिन ये चैप्टर ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि बहुत से टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक्चुअली ये इंटर से रिलेटेड है और जो टीचर हजरात इंटर को पढ़ाते हैं उनके लिए तो ये शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो 9 और 10 ही को टीच करते हैं तो यकीनी तौर पे ना सिर्फ ये 10 क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ऐसे तमाम टीचर्स जो ऑलरेडी ये टॉपिक्स को या तो नहीं पढ़ा या फिर पढ़ के भूल गए उनके लिए भी कारआमद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले बात यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो जैसे आपके सामने एक बुक में डेफिनेशन लिखी है और आपके सामने आ रही है, और मुझे अपना वक्त भी याद है जब मैं कॉलेज में अपने किसी टीचर से कोई बात या कोई कॉन्सेप्ट पूछता था तो वो डेफिनेशन सुना देते थे जैसे कि आपके सामने आ रही है। तो भाई मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था। मैं तो था एक सादा सा बंदा और मुझे चाहिए था आसान अल्फाज में एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका टास्क क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन तो पढ़ के आपको जो भी समझ आएगा वही मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन है उसका जो है आंसर और दोनों, मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है कि तो हमें एक टर्म दी जाती है और उस टर्म को हमें छोटी छोटी टर्म्स के अंदर मैक्सिमम उसे कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि बुक की ये एक एग्जांपल है और आप देख सकते हैं कि वन टर्म इसे इस तरह से काउंट करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही अपॉन है, लेकिन इसका आंसर आपकी 3 टर्म्स के अंदर आया है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपने क्या समझना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वन टर्म्स को मैक्सिमम टर्म्स के अंदर शिफ्ट किया जाता है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये दोबारा यही शक्ल आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, वन टर्म्स को मैक्सिमम मिनिमम मतलब छोटी छोटी टर्म्स में कन्वर्ट करना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये लीजिए आपके लिए थोड़ी सी और मेहनत की है। ये बुक के इब्तदाई 4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स लिखे हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कि क्वेश्चन में वन टर्म ही है हर जगह, लेकिन राइट हैंड साइड में जो आंसर है यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वन टर्म्स को आप मैक्सिमम जितनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के कई केसेस हैं। तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट केस दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक एमसीक्यूज का भी पॉइंट आ सकता है और वो जैसे कि यहाँ आंसर लिखे मेरे लिए आसान है कि मैं इस टाइम पे आपको समझा दूँ। देखें नंबर 3 और नंबर 4 में आप ये देखें कि डिनोमिनेटर में आपके पास कितने ब्रैकेट्स हैं, एक तरह से 1 2 3। तो ये 3 टर्म्स के अंदर ये कन्वर्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे आप देख लें कि कितने ब्रैकेट्स हैं, 3 ब्रैकेट्स हैं और तीनों ब्रैकेट्स की पावर जो है वो लीनियर होनी चाहिए। तो ये 3 टर्म्स के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इब्तदाई 2 क्वेश्चंस के अंदर हमें इनको पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लाना होगा और लाने के बाद हमें पता लगेगा ये कितनी टर्म्स में आ सकता है। लिहाजा ये सिर्फ मैट्रिक क्लास नहीं बल्कि ये एनईडी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में भी ये एमसीक्यूज पूछी जा सकती है कि कोई भी टर्म्स देके वो पूछ सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में ये कितनी मैक्सिमम टर्म्स में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो याद रखें कि डिनोमिनेटर में आपने फैक्टराइजेशन करके प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है और जितनी मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा तो उतनी ही टर्म्स के अंदर ये कन्वर्ट हो सकेगा। तो अब फॉलो करके हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक इब्तदाई क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है इस लिहाज से मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो इब्तदाई बात बताई है अगर नहीं बताई होती तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चूंकि अब आप ये बात समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर में लाजमी तौर पर फैक्टराइजेशन होती होगी और लाजमी तो हमने जैसी फैक्टराइजेशन की तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिहाज से ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया।
तो याद रहे कि जैसे सिर्फ एमसीक्यूज में आता है कि ये कितनी टर्म में चेंज होगा, तो यहाँ से ही पता लग जाता है कि अगर डिनोमिनेटर में आपके लीनियर दो ब्रैकेट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये 2 टर्म्स में चेंज हो सकता है। अब जैसे बुक में एग्जाम्पल दी गई है, पहले हम वो क्वेश्चन उस तरीके से करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत पेश आएगी। वो दिक्कत आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम इस प्रोसेस को लेट करेंगे, लेकिन याद रखें कि अगर तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म मिल रही है तो हम यहाँ पे ही रखेंगे, और अगर नहीं मिल रही तो जैसे कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए था, इधर भी लेफ्ट था, यहाँ पे भी लेफ्ट था, लेकिन हमने राइट क्यों लिया कि हमें हर सूरत में नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रैकेट्स वाली साइड चाहिए, तो हमने ये लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे तो हमें डायरेक्ट उन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म दी है, तो फिर तो जहाँ से ऊपर से क्वेश्चन आएगा तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे दो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं, और हमें क्या करना है कि A1 एक वेरिएबल सपोज कर लेना और नीचे पहले ब्रैकेट को ले लेना है। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, पहले इसको ले लें या इसको ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस लगाने के बाद हमें A1 के बाद A2 एक सेकंड वेरिएबल्स लिया है और सेकंड ब्रैकेट डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इसके बाद इसका हमें नाम रखना पड़ेगा 1, और चूंकि हमारा इस पूरे क्वेश्चन में टास्क ये है कि A1 और A2 की हमें वैल्यूज चाहिए। इसके लिए हमें फौरी तौर पर राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेना है, और हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये मालूम होना चाहिए कि x+3 जो है A1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 से x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं की, और चूंकि कई बार रिकॉर्डिंग करते हुए वीडियो कैप्चर नहीं होती, तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो लिहाजा याद रखेंगे ये दोनों कैंसिल होंगे, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 12, और मतलब कि ये दोनों कैंसिल होने के बाद दोनों न्यूमिनेटर लेफ्ट और राइट वाली साइड रह जाएगी। और हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस होगा। अगर आप एक अच्छा सीख लेंगे तो सारे ही आपका मसला हल हो जाएगा। इसे नंबर 2 कहना है, इसे नंबर 1 कहना है, इसे नंबर 2 कहना है, क्योंकि हमें इसको भी ज़रूरत पड़ेगी पुकारने के लिहाज से, नंबर 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनके दो स्टॉप बना लेते हैं, 1 और 2। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की टेक्निक ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट दिए होंगे, जैसे कि 2 ब्रैकेट्स हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो हमें उसकी वैल्यूज़ को निकालना है, यानी कि x-3 = 0, तो x की वैल्यू 3 निकल आई, ठीक है। और सेकंड क्या है कि x+3 है, जो कि x = -3 है। हमने करना क्या है कि ये जो नंबर 2 हमने कहा है, दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी नंबर 2 में रखना है, और जैसे ही हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे, जैसे कि यहाँ पुट कर रहे हैं x = 3 इन नंबर 2, तो हमें यहाँ पे तो 12 मिला है तो 12 ही रहेगा, लेकिन x की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 + 3 यानी कि 6 A1 हो जाएगा, A1 वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे चूँकि x की जगह जैसे ही हम 3 रखेंगे तो 3 - 3 से ये 0 होगा, और 0 से जब A2 मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से हमें A1 की वैल्यू कैसे निकालनी है कि और लिख के ये लेफ़्ट पे और इसे राइट पे लेके, और 6 जो है 12 के नीचे आने के बाद इसका आंसर 2 आ गया, और A1 की वैल्यू हम निकालने में कामयाब हो चुके हैं। और इसी तरह अब हमें जो है x-3 की वैल्यू नंबर 2 के अंदर, आप ये शक्ल को देख लें, और हमने इसके अंदर वैल्यू रखनी है। लेकिन एक आपको टेक्निक बता दूं कि जब आप x-3 वैल्यू बनाते हैं x = 3, तो याद रखें कि जिसके नीचे ये वैल्यूज़ होती है डिनोमिनेटर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल x-3 ये वैल्यूज़ है जिससे आपने बनाई है, तो इस सूरत में होगा ये कि इसी का आंसर मालूम चलेगा और दूसरा वाला हमेशा 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको सब में ऐसे ही मिलेगा कि अगर आप यहाँ की वैल्यू रख रहे हो तो ये वाला आपका चूंकि मल्टीपल है, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो आपका A2 खत्म हो जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे x+3 की वैल्यू हम जैसे ही रखेंगे, यानी कि जो कि -3 आ रही है, तो इस तरीके से हमारा जो है A1 का जो है वो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा आपको। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि पुट x = -3 इन नंबर 2, तो जैसे नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट था जो कि पहले आपको दिखाया गया, वहाँ ही हमने वैल्यू रखी है, तो 3 - 3 कैंसिल होकर 0 हो गया, जैसे कि आपको बताया गया था। और यहाँ पे -3 करके -6 आया, तो इस तरीके से हमने A2 की वैल्यू निकाली। अब हमने क्या करना है कि पुट करना है, A1 हमारे पास जो है वो 2 आया था, और A2 हमारे पास -2 आया था। और जैसे कि नंबर 1 हमने यहाँ पे शक्ल रखी थी कि नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यूज़ रखनी है, जैसे कि आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो सेम टू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड वो आ चुका है, और x-3 था, इधर A था जिसकी जगह A1 था, जिसकी जगह 2 आ चुका है, और x+3 के ऊपर A2 था जिसकी जगह -2 आ चुका है। तो आप अपने क्वेश्चंस को देखते हुए ये बासानी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, और 2 पे भी बिल्कुल यही टेक्निक होगी।
लेकिन अब चूंकि इसके लिए मैट्रिक की जो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी है, आपको वो बहुत ही अच्छी किस्म की फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आपको पता है कि यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, और जैसे ही हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे क्या वैसे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 वन ज़ा 3 होता है, तो -3 में से 1 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। इसके लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर फैक्टराइजेशन 9th क्लास की मौजूद है। अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग को भूल चुके हैं तो वो आप सीखें, और सीखने के बाद इसमें कई बार ऐसा आने के चांसेस हैं। और 9th टर्म हमने ब्रेक किए, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x -3 आ गया, +1 कॉमन लिया तो x -3 सेम टू सेम रहा। अब इसके बाद हमने x -3 जैसे ही कॉमन लिया, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना, तो आपके पास x -3 x +1 आ गया। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमें नीचे जो है प्रोडक्ट फॉर्म चाहिए, तो क्वेश्चन के अंदर ये एडिशन फॉर्म दी है, तो वक्ती तौर पे हम इसे हटा के, चूँकि देखो दोनों इक्वल है, तो ये वाली शक्ल यहाँ पे लिख लेंगे। और जैसे कि आपको बताया था कि नीचे 2 ब्रैकेट है, अब मैं उस टेक्निक से बता रहा हूँ जो कि बुक में लिखा है A1 A2 A3। तो हम जब पढ़ा करते थे तो हम A B C लिखते थे। आप A B C लिखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आगे जाके आसानी होगी, और कोई गलती नहीं है बुक वाली टेक्निक में, चूँकि A1 कहीं पे भी A2 या A1 में घपला हो सकता है, तो आप इसे A बोल दो, इसे B बोल दो। जैसे x -3 है वो इसके नीचे आ गया, x +1 इसके नीचे आ गया। अब उसके बाद जैसे हमने पहले किया था, इस साइड हम एलसीएम लेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट A से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला ब्रैकेट B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपने इसकी और इसकी कटिंग कर देनी है। मैं कटिंग नहीं कर रहा, फिर मैं बता रहा हूँ कि इसकी और इसकी कटिंग कर देनी है आपने, और कटिंग करने के बाद आपके पास 4 ब्रैकेट में x -4 A और ये वाला ब्रैकेट प्लस B और ये वाला ब्रैकेट रहेगा, और नीचे वाले कैंसिल कर दिए जाएंगे। फर्दर प्रोसेस हमने कर दिया, जैसे हमने कहा इसे नंबर 2 कहेंगे। और पहले की तरह जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है x +1 से वैल्यू आपकी x -1 आ गई, और ये x -3 से वैल्यू आपकी x3 आ गई, जो कि हमें बारी बारी नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। और जैसे ही हम पुट करेंगे तो एक हमारे पास मतलब a है, तो a के आगे जो ब्रैकेट है यहाँ पे जब -1 वैल्यू रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और दूसरा जो x है वहाँ पे -1 रखेंगे तो b की वैल्यू को निकालने में हम कामयाब हो जाएंगे। आप अब जो b है उसके बाद सेकंड x -3 से x = 3 बना, जो कि नंबर 2 में। अब हमें इसी प्रोसेस के अंदर x की जगह हमने वैल्यू जो है वो प्लस का 3 रखना है, और इधर भी 3 रखा है, तो देखें इस टाइम 3 से 3 कैंसिल हुआ और b 0 हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप ब्रैकेट रखेंगे उस लिहाज से जो है उस वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू रखने से आपने 0 किया तो आपको पता है b का मल्टीपल 0 हो तो ये 0 ही हो जाता है, और यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल ली और क्या आई -1 आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि पुट करनी है a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 5 इन नंबर 1। अब नंबर 1 में अगर जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है तो यहाँ a था तो a की जगह हमने -1 लिखा जो कि उसकी वैल्यू आई, और यहाँ b था और b की जगह हमने 5 लिखा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इस नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया इसकी निस्बत, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखिए 3 ब्रैकेट्स आपको दिए हुए हैं, और पहले की तरह हमने लेट कर लेना है, यानी कि अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ी, यहाँ इस तरह से करना पड़ा। तो बुक की ये भी अच्छी बात है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो उन्होंने फैक्टराइजेशन करके आपको दिया हुआ है। तो आपके पास 3 अदद ब्रैकेट्स हैं, और a के नीचे एक एक ब्रैकेट हम लिखते जाएंगे, b के नीचे सेकंड और c के नीचे थर्ड, जैसे कि शुरू में बताया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया। याद रखें अगर a का एलसीएम में क्या आएगा तो ये भी टेक्निक है कि x हटा दें, ये दोनों ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह b के साथ क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट हटा दें, x और x -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह c के साथ क्या आएगा कि x -1 हटा दें और x -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये नीचे वाले कैंसिल होने के बाद इसको नंबर 2 कहेंगे, और इस बार हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, 3 ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ से x अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट साथ नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है, और x -2 से वैल्यू x2 आ जाएगी, और x -1 से वैल्यू x1 आ जाएगी, जो कि नंबर 2 में आपने बारी बारी रखना है। और बारी बारी रखने से एक बार a की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस टाइम चूँकि क्वेश्चन लेंदी था तो हमने ये टेक्निक की है कि अगर हमने यहाँ से x की वैल्यू 0 रखी है तो हमें ये देखना है कि x किसके नीचे है, a के नीचे है। तो याद रखें b और c दोनों 0 हो जाएंगे, और 0 होने के पीछे क्या वजह है कि जब हमारे पास b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x अगर 0 है और c के साथ भी x से 0 है तो a 0 इन
इस पूरी टर्म को और इस टर्म को ज़ीरो कर देगा। तो बजाय हम वैल्यू रखने के इस बात को जहन में रख लेंगे कि अगर हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो b और c के दोनों टर्म हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगी और a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी जो कि क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसी तरह हमने x -2 की से वैल्यू निकाली, x = 2 जो सेकंड के अंदर पुट करेंगे, वहाँ से b हमारे पास 2 आएगा और थर्ड वैल्यू x -1 यानी कि = 0, यानी x को 0 के इक्वल कहना है, ये भी नोट कर ले। और 1 इसकी वैल्यू आई है और x की ये वैल्यू हमने नंबर 2 के अंदर दोबारा पुट की है और पुट करने के बाद हमारे पास तीसरा वेरिएबल c = -4 आ चुका है। अब हमने करना क्या है कि तमाम a b c की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसे हमें जो है a की जगह 3 लिख दिया, b की जगह उसकी जो वैल्यू थी 2 लिख दिया और c की जगह -4। याद रहे कि यहाँ जो कि प्लस था तो c माइनस जब होता है तो यहाँ की साइन आपकी माइनस हो जाती है। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन था, यकीनी तौर पे मैं जितना बेहतर भी एक्सप्लेन करूँ तो बाद बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो को बार बार देखें लाजमी तौर पे, चूँकि मुश्किल अगर टॉपिक आपकी क्लास के लिहाज से तो समझना तो आपने है, तो आप एक बार समझें, आप 2 बार समझें, स्कूल में समझें और मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में एक बात नोट कर लें जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि x -1 जो लिखा है बुक में वो x +1 है, यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं जो कि x +1 है, x -1 इसको बुक में लिखा हुआ है और उस लिहाज से आपका बुक के पीछे का आंसर कभी भी नहीं आएगा। इससे चूँकि मैंने करके चेक कर लिया है और यहाँ पे x +1 आएगा, इसे आप करेक्ट करें और फिर आपका बुक का आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँगा इस क्वेश्चन में क्या तब्दीली है तो तब्दीली सिर्फ ये है कि x के साथ इस बार 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अदरवाइज बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है और तीनों ब्रैकेट्स मिल रहे हैं तो 3 टर्म्स में ये कन्वर्ट होगा और a अपॉन पहला ब्रैकेट, b अपॉन दूसरा, c अपॉन तीसरा। और एलसीएम लेने के बाद जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात आप बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कैंसिल होने के बाद इसे नंबर 2 कहेंगे और फिर x की तीनों वैल्यूज़ को हम निकालेंगे। लेकिन यहाँ याद रहे कि ये जैसे 2x -1 = 0 का है तो x की वैल्यू आपके पास +1/2 आई है, जिसे हमने नंबर 2 में बारी बारी करके वैल्यूज़ को रखना होगा। अब जैसे कि हम -4 रख रहे हैं तो आपके सामने जो बातें मैं अब तक कह चुका हूँ वो बातें मैं दोबारा नहीं कहना चाह रहा कि अब यहाँ से हमने जैसे ही x की वैल्यू -4 रखी तो हमारे पास a की वैल्यू मालूम हो जाएगी जो कि वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब 3 को मैंने कुछ और लिखा हुआ था, थोड़ी सी रफ वर्किंग नज़र आ रही है, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले मैंने माइनस के लिहाज से किया था और मुझे फौरी तौर पे पता लग गया था कि वो क्वेश्चन बुक के लिहाज से गलत है और आंसर के लिहाज से। तो यहाँ पे -3 लिखा है या माइनस का 9 लिखा है तो a की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई और इसी तरह से आपने b की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा निस्बतन लेंथी है तो हो सकता है कि लॉन्ग के अंदर ये क्वेश्चन दे दें आपको। तो अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपके सामने है, मैं ज़्यादा लंबी आपसे बात नहीं करूँगा, आप चाहें तो इसे स्टिल करके देख लें कि b की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। ज़ाहिर सी बात है जो अब तक हमने तीनों क्वेश्चंस किए हैं उसी के लिहाज से। तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद c भी फाइंड आउट कर लिया। c ने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है, इसलिए आप ऊपर से लेके नीचे तक का प्रोसेस देखें। मैंने काफ़ी अपने लिहाज से राइटिंग को अच्छा किया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि लाइव अगर मैं करता तो ये 1 घंटे से बड़ी वीडियो बन जाती। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि टाइम बचाने के लिए मैंने वो तमाम टाइम खुद से आपका किया है और ख़ुद इसे करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्योंकि ये चैप्टर अभी तक किसी स्कूल में शायद ना करवाया हो, इसी वजह से ये टोटली हमारा अपना फ़र्ज़ बन रहा है कि हमें खुद करके आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो बहरहाल a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2 है जिसे नंबर 1 में आपने पुट करना है और a की जगह 7 आ गया, b की जगह -3 आ गया और c की जगह -2 आ गया। इस तरीके से 4th क्वेश्चन का भी आंसर बुक वाला करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ x+1 बुक में x -1 दिया जिसे आपने लाजमी तौर पे करेक्ट करना है। इसी के साथ अपने कमेंट्स से बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। हमें ये सिलसिला कंटिन्यू करना चाहिए, तो आपके कमेंट्स हमें बताएंगे तो कमेंट करें, हम आपको हर वो टॉपिक जो मुश्किल है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे बेसिकली हमारा जो चैनल है वो MCQs के लिहाज से पॉपुलर है और हमने पिछले साल भी यानी कि जो साल गुजरा है उससे पिछले साल भी हमने MCQs को ज़्यादा फोकस किया है और तमाम बच्चों को ये एडवाइस है कि
खुद करें, ईमानदारी से करें। जब आपको ऐसी अच्छे मौके मिल रहे हैं तो चीटिंग को अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पकड़ लाजमी है। अभी नहीं है तो आप जब एंट्री टेस्ट लेंगे तो आप बाखुदा आप इसका सारा हिसाब किताब बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल चीटिंग नहीं होती। आज ईमानदारी करेंगे, कल आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।